Today we are going to start the third lecture of radioactive series, which is Geiger and Nuttall law. Geiger और नटल ने एक रिलेशन दिया रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल और देयर एवरेज लाइफ टाइम. It tells us the relation between range of alpha particle and their average life period. तो ये रिलेशन क्या कहता है? सबसे पहले तो ये है कि गेगर एंड नटल ये कहता है कि जो डिके कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट, ये रेसिप्रोकल है एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखें कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट. अब इस रिलेशन को समझने के लिए थोड़ी देर रेंज की तरफ जाते हैं. प्रैक्टिकल में हमने रेंज को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है कि किसी भी न्यूक्लियर रेडिएशन की रेंज क्या होती है, अल्फा बीटा और गामा रेज की. तो जो रेडिएशन होती है न्यूक्लियर रेडिएशन, जब ये किसी मीडियम में से डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वहाँ कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, आयोनाइजेशन, पेनिट्रेशन और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फ्लोरेसेंस. और रेडिएशन के पास मैटर से इंटरेक्शन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. The radiation must possess some sort of properties in order to interact strongly with material medium. Energy of what will be the energy of the radiation? What will be the charge carried by the radiation? What will be the mass of the radiation? तीन चीजें होंगी, चार्ज, एनर्जी, मास. और फोर्थ वन जिस मीडियम में से ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी क्या है या उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है. तो अल्फा पार्टिकल जब मीडियम में से पास करता है, लेट्स सपोज एयर मीडियम है, तो वो एयर मीडियम के साथ इंटरेक्शन करता है डायरेक्ट कलेनियन और कूलम अट्रैक्टिव फोर्सेस के तहत उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मीडियम आयोनाइज होता है. और अल्फा पार्टिकल हर एक आयन पेयर बनाने में ऑलमोस्ट रफली 33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या करती है, लॉस करती है. तो हमने ये देखना है कि अगर अल्फा पार्टिकल को ड्राई एयर के अंदर अप टू 8 to 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करवाया जाए तो वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज लॉस कर दे, एनर्जी लॉस कर दे, चार्ज जो उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए क्योंकि सराउंडिंग एयर से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दे. तो इट मीन चार्ज भी खत्म हो गया, एनर्जी भी खत्म हो गई, मास तो उसके पास है. तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर रेडिएशन बिफोर वैनिशिंग इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रेंज ऑफ द दैट न्यूक्लियर रेडिएशन. तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, द एवरेज डिस्टेंस covered by alpha particle before vanishing its properties in certain medium is called the range of alpha particle. तो ये रेंज फिर किस पे डिपेंड करती है, एक मीडियम पे डिपेंड कर रही है और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. अगर हाई काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल है तो मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और लो काइनेटिक एनर्जी का है तो क्या करेगा, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ये रिलेशन हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, उसमें बड़ी अच्छी डिस्कशन हो चुकी है. थोड़ा सा रिव्यू किया है ताकि टॉपिक को समझे. अब गेगर और नटल लॉ की तरफ आते हैं. जैसा कि कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट इज ए फंक्शन, इनवर्सली फंक्शन ऑफ एवरेज लाइफ पीरियड. बात को समझें. डिके कांस्टेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिके पर सेकेंड. अगर एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट ज़्यादा होगा, यानी जिस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल ने इमिट होना है उस न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल कुछ इस तरह की बाउंड स्टेट में है कि उसका एवरेज लाइफ टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा है. मैंने 2 दिन पहले एक रेंज बताई थी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी की विद हाफ लाइफ. पॉसिबल रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या थी, 4 MeV 10 MeV. और लाइफ पीरियड क्या था, 1 माइक्रोसेकंड टू 10 बिलियन ईयर्स, 10 पावर 10 ईयर. अब वो अल्फा पार्टिकल जो मिलियन ईयर्स या बिलियन ईयर्स न्यूक्लियस में अपने आप को बाउंड रखेगा तो डिके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी. और वो अल्फा पार्टिकल जो फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड, फ्यू आवर्स या फ्यू माइक्रोसेकंड बाद न्यूक्लियस से डिके हो रहा है, उसकी डिके प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है. इनवर्स रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है. अकॉर्डिंग टू गेगर एंड नटल वो ये कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट
decay constant is inversely function of average life period of radioactive element for alpha decay. तो ये बात क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर, कि जितना एवरेज लाइफ पीरियड ज्यादा होगा उसकी डिके प्रोबेबिलिटी कम होगी, और जितना एवरेज लाइफ पीरियड कम होगा डिके प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब जब एवरेज लाइफ पीरियड कम है, डिके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी लैम्डा विल बी लार्ज or greater, then velocity and kinetic energy of alpha particle will also be greater. अगर decay probability ज्यादा है, frequently alpha particle nucleus से emit होकर बाहर आ रहा है कम period of time में, तो उसकी decay probability ज्यादा होने से मराद ये कि आपकी nucleus emit होगा तो उसकी corresponding speed भी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो ज्यादा डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लैम्डा लार्ज तो रेंज क्या होगी, ज्यादा, रिलेशन बन रहा है ना। और अगर लैम्डा कम होगा तो फिर स्पीड कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और रेंज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट मीन डिके प्रोबेबिलिटी लैम्डा और रेंज का क्या रिलेशन आ रहा है, डिके प्रोबेबिलिटी लैम्डा और रेंज का क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अब गैगर और नटल ने डिफरेंट रेडियोएक्टिव सीरीज के ऊपर ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की, कि अपनी तरफ से नहीं डायरेक्ट बना लिया, मुख्तलिफ रेडियोएक्टिव सीरीज जो है, यूरानियम सीरीज है, रेडियम सीरीज है, मैंने पहले बताया था आपको कि रेडियोएक्टिव सीरीज है मुख्तलिफ, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गैमा रेज एमिट करता है, और उसके बाद उस वक्त तक ये एमिशन कंटिन्यू रहती है जब तक स्टेबल प्रोडक्ट हमें नहीं मिल जाता, हम लेड तक नहीं आ जाते। तो डिफरेंट रेडियोएक्टिव सीरीज के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा, वो कंक्लूड ये करता है कि जितना लैम्डा ग्रेटर होगा, डिके प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी, उतनी करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर डिके प्रोबेबिलिटी कम है तो रेंज क्या होगी, कम होगी। अब एक नई चीज इसने इंट्रोड्यूस की, लॉगरिथमिक, यानी डिके कांस्टेंट लैम्डा के साथ भी नेचुरल लॉग की टर्म को यूज किया, और रेंज के साथ भी नेचुरल लॉग की टर्म को यूज किया। अब आपको इल्म है कि दो वेरिएबल्स हों, अगर दोनों वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाए तो एक को इंक्रीज करें और दूसरा भी उसी रेट के साथ इंक्रीज हो रहा हो। लेट्स सपोज जैसा आप लोग ओम लॉ में वोल्टेज और करंट का ग्राफ लेते हैं, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट इंक्रीज हो रही है, तो आप ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको लीनियर कर्व मिलती है, यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है। लेकिन अगर एक वेरिएबल जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है वो इंक्रीज हो और वाई एक्सिस वाला भी इंक्रीज हो, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है ना वो बड़ा डिफरेंस आई होंगे, डिफरेंस बहुत बड़ा आ रहा हो, यानी आपके पास देखें जैसे हाफ लाइफ है वो बिलियन ईयर्स तक जाती है, और रेंज हम लोग ले रहे हैं फ्यू सेंटीमीटर या मिलीमीटर, हालांकि रिलेशन डायरेक्ट सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू के साथ उस तरह कंटिन्यूटी नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक ले लेते हैं, उसको स्मॉल कर लेता है, इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो गेगर एंड नटल इवेंचुअली कंक्लूड ये करता है कि दी लॉगरिथमिक ऑफ डिके कांस्टेंट, द लॉगरिथमिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट is directly proportional to logarithmic of range of that radiation in a particular medium। यानी डिके प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट का लॉगरिथमिक जो है ये फंक्शन है किस चीज का, लॉगरिथमिक ऑफ या नेचुरल लॉग ऑफ रेंज ऑफ दैट रेडिएशन, where a and b are constant, a and b are constant for different radioactive series। ये एक के लिए नहीं है, ये डिफरेंट रेडियोएक्टिव सीरीज के लिए है, और डिफरेंट रेडियोएक्टिव सीरीज के लिए उसने ये ए और बी को जो है ना फाइंड आउट किया, यूटिलाइज किया, तो फिर एट द एंड उसने नेचुरल लॉग ऑफ डिके प्रोबेबिलिटी लैम्डा को वाई एक्सिस के नाम दिया और लॉग ऑफ रेंज को एक्स एक्सिस के नाम दिया। तो मैंने कहा डायरेक्ट रिलेशन है, सिर्फ नेचुरल लॉग उसकी वैल्यू में एक कंटिन्यूटी को लाता है, तसलसल को लाता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ये तीन लाइनें मैंने इसलिए बनाई है, एक सीरीज के लिए भी स्ट्रेट लाइन, दूसरी के लिए भी, तीसरी के लिए भी, तमाम रेडियोएक्टिव सीरीज में
गेगर नटल लॉ को फॉलो किया है। तो ये एक मुख्तसर सी डेफिनेशन है, मतलब कि टॉपिक था गेगर नटल लॉ क्या कहता है। अब हम जाते हैं कि 3 दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा डिके। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है अल्फा एमिशन के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारी आती है क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डिके, कि किसने क्वांटम मैकेनिकली अल्फा एमिशन के प्रोसेस को स्टडी किया। तो 1928 में 3 साइंटिस्ट थे, जैक गामोस, वान एंड गमी। इन तीनों ने एक थ्योरी डेवलप की जिसे कहते हैं अल्फा एमिशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एमिशन ऑफ अल्फा या अल्फा डिके फ्रॉम न्यूक्लियस क्वांटम मैकेनिकली। तो 1928 में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन गामोस का था। तो इस थ्योरी को समटाइम गामोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके भी कहा जाता है। तो गामोस थ्योरी ऑफ अल्फा डिके क्या है कि इसको समझने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच यूज की जाएगी। समझ रहे हैं आपको, in order to understand the Gauss theory of alpha decay, one can compare the emission of alpha particle. One can compare the emission of alpha particle from the nucleus with the scattering of alpha particle by same nucleus. हमने न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल के इमिट होने के प्रोसेस को स्टडी करना है। गामोस ये कहता है कि अगर हम पहले ये अंडरस्टैंड करें कि एक हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे फॉल करेगा, तो हमने ये देखना है कि ये इनकमिंग अल्फा पार्टिकल जिसके पास चार्ज भी है, एनर्जी भी है, मास भी है, न्यूक्लियस में किस डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर सकता है। ये एक बोल्ड स्टेप था, याद रख लो इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में। अब आप जाने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो जो प्रोटॉन है उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडेड करता है। अब अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास भी फील्ड है, तो दोनों की फील्ड कौन सी होगी? रिपल्सिव फील्ड होगी। कि व्हेन हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि पॉसिबल रेंज मैंने कहा है 4 MeV to 10 MeV है, तो लेट्स सपोज मैं पीक वैल्यू लेता हूँ 9 MeV का एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब आता है, तो जो म्यूचुअल कूलम रिपल्शन फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की वजह से, वो अल्फा पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के करीब आने से, पेनिट्रेट होने से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। उसको कूलम रिपल्शन फोर्स की वजह से वो बेंड होगा, स्कैटर्ड होगा। तो अल्फा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट अप टू सर्टेन डिस्टेंस इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ कूलम मैस ऑफ कूलम रिपल्शन फोर्स। क्योंकि जो मैस ऑफ कूलम रिपल्शन फोर्स है, जॉर्ज और गामी ये कहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल के पाथ में एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बैरियर है, और इस बैरियर को कहते हैं कूलम पोटेंशियल बैरियर। क्योंकि हर पार्टिकल, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, एक सिंगल प्रोटॉन, तो अगर वो चार्ज है तो उसकी गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी गिर्द एक पोटेंशियल फील्ड भी होगी। तो जब आप यूरेनियम का न्यूक्लियस लेते हैं जिसमें 92 प्रोटॉन है, तो 92 प्रोटॉनों की का कलेक्टिव जो पोटेंशियल होगा, रिपल्सिव पोटेंशियल जो होगा, उसकी वजह से जो बैरियर डेवलप होगा, वो बैरियर अल्फा पार्टिकल को एक खास डिस्टेंस तक तो आने देगा, लेकिन इनसाइड द न्यूक्लियस पेनिट्रेट नहीं होने देगा। तो ये इट वुड मीन दैट ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये अल्फा पार्टिकल को प्रिवेंट करता है न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट होने से। अब इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट कितनी है? द हाइट ऑफ दिस पोटेंशियल बैरियर इज डिटरमिन्ड बाय देयर पोटेंशियल एनर्जी, और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कूलम लॉ से ये यूटिलाइज होता है। इक्वेशन 1 को देखें, वी आर 2z - 2e स्क्वायर 4πε0r²। देखें कूलम पोटेंशियल एनर्जी, वही कूलम लॉ है कि Q1 Q2/r²। तो जो दे मेरी तरफ k क्या हो गया? 1/4πε0 डिवाइडेड बाय r², वो उसी तरह है। Q1 चार्ज ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल्स क्या है? 2e। Q1 चार्ज ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल, डबल पॉजिटिव चार्ज, 2e 2 into e। चार्ज ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जिससे अल्फा पार्टिकल ने इमिट हो रहा है, क्या होता है? Ze। तो क्योंकि उसका चार्ज टू टाइम कम होगा, Z - 2e, तो 2e हो गए e², Z - 2, वो 2 बाहर आ गया, तो ये कूलम
का सेटिस्फाई होता है ना, बात है भैया जी। तो हम जो इनकमिंग अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी लेते हैं 9 MeV। तो हम देखते ही हैं कि ये जो बैरियर है इसके सामने, इस बैरियर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वॉल्स की हाइट की वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इक्वेशन 1 हमें बताएगी। और डिस्टेंस जो है ये कैपिटल R जो है ये R0 A1/3, R इक्वल टू R0 A1/3। और CGS यूनिट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या ले लेंगे 1। CGS में है, MKS में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वो आप जानते हैं जो। अच्छा, अब मैं यूरेनियम न्यूक्लियस को लेता हूँ कि यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। कल मैंने रिलेशन देखा था, तो आप देखें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूँ उस बैरियर की, VR2 Z-2 92 -2 into E स्क्वायर 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। और नीचे ये 1 हो गया, R की जगह ये वैल्यू डालें, R0 आप जानते हैं ये 1.2 × 10⁻15 मीटर, 1.2 फर्मी चैप्टर नंबर 1 में बताया था। ये कांस्टेंट जो है A1/3, तो A मास नंबर है यूरेनियम का 235 1/3। तो इस सारे को सॉल्व करें आपके पास आंसर आता है 28 MeV। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वॉल्स ऑफ द पोटेंशियल बैरियर वो कितनी आ गई 28 MeV। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है 9 MeV है। अब यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स वायलेट हो रही है कि अगर एक पार्टिकल्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है 9 MeV है और वो न्यूक्लियस से बाहर एमिट होके आता है, और न्यूक्लियस में इस पार्टिकल की तरह के वेरियस प्रोटॉन मौजूद हैं और उन प्रोटॉनों की रिपल्सिव फील्ड भी है और हर फील्ड के साथ एसोसिएटेड पोटेंशियल है, तो अल्फा पार्टिकल्स जब न्यूक्लियस से बाहर आता है तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि ये अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के अंदर डीप पोटेंशियल वेल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो 92 प्रोटॉन्स का पोटेंशियल है म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से जो फील्ड है वो अल्फा पार्टिकल्स को बाहर आने से क्या करता है रोके रखता है। तो ये जो पोटेंशियल वेल है ये एक एनालॉजी दी जा रही है, ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल्स ये एक पोटेंशियल वेल है जिसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं E0 E1 E2, ये इनर मोस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पर अल्फा पार्टिकल रिजाइड करता है, और ये आउटर मोस्ट स्टेट्स हैं E3 E4 E5। जिस तरह मैंने कहा था ना कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स में होते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट बाउंड इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट क्वांटम स्टेट्स होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली लूजली बाउंड होता है और इन्फिनिटी स्टेट में जो टोटली फ्री हो जाता है। तो सिमिलर सिचुएशन अकर इनसाइड द न्यूक्लियस कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एक डीप पोटेंशियल वेल में पड़ा हुआ है, उस पोटेंशियल वेल की जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट ऑफ द वॉल्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 28 MeV है, और पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी है 9 MeV है। हाउ इट इज पॉसिबल एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 9 MeV कैन एस्केप आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस with a potential energy of 28 MeV। इसको तो मैं एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी देता हूँ कि जिस तरह आप एक कुएं में गिर गए हैं, एक वेल में गिर गए हैं, और उस वेल्स की जो हाइट है आपके पास जो एनर्जी है आपके पास आपकी एनर्जी से 4 टाइम उस वॉल्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है जो वेल है उसकी वॉल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी एनर्जी से 4 टाइम ग्रेटर है, तो फिर आप उससे बाहर नहीं आ सकती है। आप थोड़ी सी एफर्ट करोगे फिर गिरोगे, फिर एफर्ट करोगे चंद स्टेप्स ऊपर आओगे फिर गिरोगे। चिमटी ले लें कि चिमटी उस वेल से बाहर आना चाहती है, वेल में गिर गई है तो वो वॉल्स के ऊपर आती है फिर गिर जाती है, फिर ऊपर आती है फिर गिर जाती है। तो यही अल्फा पार्टिकल के साथ मामला पेश आ रहा है क्लासिकली, कि क्लासिकल फिजिक्स could not explain emission of alpha particle from the nucleus when we treated alpha particle as a particle in nature. But George and Gomez successfully explained emission of alpha particle from the same potential well when we treated alpha particle as a wave. Because we know that there is a wave associated with every material particles in subatomic scale. इलेक्ट्रॉन को हम वेव ट्रीट करते हैं, प्रोटॉन को वेव ट्रीट करते हैं,
इसी तरह पॉजिट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को। तो जब आप अल्फा पार्टिकल को एज ए वेव ट्रीट करते हैं तो अब आप इसको पार्टिकल नहीं लेना है, ये एक वेव है और ये वेव जो है इस वेव के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह टू एंड फ्रो मोशन पोजेस करती है। ये इसकी वॉल्स के साथ क्या करती है, प्लेइंग करती है। नंबर ऑफ टाइम ये वेव्स अल्फा वेव्स यू कह लें, ये वॉल्स के साथ प्लेइंग करती हैं। तो आपने उसमें ये लिटरेचर में देखा था 10 पावर 38 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में 10 पावर 38 टाइम ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। 10 की पावर 38, 1 के आगे 38 जीरो है। इतने टाइम्स, इतने नंबर ऑफ टाइम अल्फा पार्टिकल्स वॉल्स के साथ क्या करता है, कोलिजन करता है। तो इस तरह एक ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी सामने आती है कि फ्लक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस वॉल से कोलिजन कर रहा है। तो वो जब वॉल के साथ कोलिजन करता है तो एक टर्म यूज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू द बैरियर इज कॉल्ड टनल इफेक्ट। तो जो वो बैरियर के साथ जाके कोलिजन करता है तो ये टनल बनाता जा रहा है स्लो एंड स्टेडी। तो टनल बनाते बनाते इवेंचुअली ये क्या करता है, ये इस तरह न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। लेकिन इसका न्यूक्लियस से बाहर आना क्वांटम मैकेनिकली थ्योरेटिकली तो हमें ज़हन में आ गया कि एज ए जब हम इसको वेव ट्रीट करेंगे तो ये तभी एस्केप आउट हो सकता है, अदरवाइज इसका क्लासिकली एस्केप आउट होना नामुमकिन है। तो इसके लिए ये जो हम लेते हैं वन डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल बैरियर, इस ये डिटेल स्टडी है, श्रोडिंगर मैकेनिक्स को यूज करेंगे। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच है एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल की, इसको समझने के लिए जॉर्ज एंटनी कहते हैं कि वी टेक वन डायमेंशनल कूलम पोटेंशियल बैरियर। ये जो इनकमिंग अल्फा पार्टिकल नहीं आ रहा था, ये रीजन 1 है और ये इनसाइड द रीजन है न्यूक्लियस का एट रेजिस्टेंस r लेस देन कैपिटल R, न्यूक्लियर डायमेंशन से लेस डिस्टेंस पे। और ये रीजन 3 है, ये न्यूक्लियस से बाहर। आप इसको यूं समझ लो कि ये रूम है, ये रूम न्यूक्लियस है, तो ये रीजन 2 हो गया। और रूम के बाहर जो वॉल्स है, यहाँ से फ्लक्स ऑफ इनकमिंग अल्फा पार्टिकल्स आ रही हैं और उस वॉल्स के बाहर जो है ना, ये ट्रांसमिट होकर बाहर चले जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। इनकमिंग फ्लक्स ठीक है इस पोटेंशियल फील्ड में आ गया न्यूक्लियस के अंदर, और इस पोटेंशियल फील्ड से इवेंचुअली आफ्टर 10 पावर 38 टाइम्स पर सेकंड कोलिजन करने के बाद ट्रांसमिशन फ्लक्स, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल बैरियर के जो 3 रीजन डिफाइन किए हैं जॉर्ज थॉमस ने। रीजन 1, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अल्फा पार्टिकल्स की, शाबाश, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है न्यूक्लियस के बाहर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वेरी गुड। फ्री पार्टिकल ट्रीट होगा क्योंकि हम जानते हैं कि फ्री पार्टिकल जिस पे कोई फोर्स फील्ड ना हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। आप क्वांटम मैकेनिकली अच्छी तरह जानते हैं। अब जब न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील्ड में आ गया, याद रखो न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पोटेंशियल फील्ड में है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, वेरी गुड। VR is equal to minus U naught, यानी इनसाइड द न्यूक्लियस जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स उसको बाउंड रखी हुई है अल्फा पार्टिकल को। और रीजन 3 जब ये ट्रांसमिटर के बाहर चला जाएगा, फिर कोई फोर्स फील्ड नहीं है, उसके ऊपर इंटरेक्शन नहीं है, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो रीजन 1 में अल्फा पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेव फंक्शन है psi1। रीजन 2 में जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेव फंक्शन psi2 और रीजन 3 में psi3। तो psi1 और psi3 ऑलमोस्ट आपस में क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि यहाँ फ्री पार्टिकल ट्रीट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल V0 है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पर बाउंड स्टेट है। तो यहाँ पर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करेंगे 3 रीजन्स पे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, d2 psi over dr square plus 2m over h cut scale E minus V psi equal to 0. This is general form of Schrodinger wave equation. With E minus V is equal to, ये W क्या इंडिकेट करती है, काइनेटिक एनर्जी। E is the total energy, V is the potential energy, तो E minus V काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। याद रखें, मैंने बहुत सारी चीजें स्किप की हैं कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। अब जब मैं रीजन 1 के लिए इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो V क्या हो जाएगा, 0। तो d2 psi1
रीजन 1 है तो d2 psi 1 dr स्क्वायर प्लस 2m over h का स्क्वायर e psi 1 इक्वल टू 0। इसी तरह रीजन 3 के लिए d2 psi 3 over dr स्क्वायर प्लस 2m over h का स्क्वायर psi 3 इक्वल टू 0। ये रीजन 3 हो गया। इक्वेशन 2 रीजन 1 को एक्सप्लेन करती है, इक्वेशन 3 रीजन 3 को, और अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ psi की रीजन 2 लिख दूं d2 psi 2 over dr स्क्वायर, तो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन 2। तो ये तीन इक्वेशंस हैं रीजन 1 2 3 के लिए। रीजन 1 के लिए इक्वेशन 2 का अपना एक सॉल्यूशन है, रीजन 3 के लिए अपना सॉल्यूशन है, और रीजन 1 के लिए अपना सॉल्यूशन है। यानी इन तीनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाए, वो लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है, वो ज़िंदगी रही तो किसी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। हमने यहाँ सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स को थ्योरेटिकली देखना था कि किस अप्रोच के तहत जो है अल्फा एमिशन को एक्सप्लेन किया गया। तो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें गेगर-नटल लॉ थ्योरेटिकली मिल जाता है, इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये देखिए नेचुरल लॉ ऑफ डिके कांस्टेंट लॉगरिथम ऑफ v नॉट ओवर 2r प्लस a z d, चार्ज नंबर ऑफ एटम न्यूक्लियस r में a की कांस्टेंट b की कांस्टेंट, चार्ज नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस e इज द एनर्जी एंड v नॉट इज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाता है। तो इस रिलेशन का मैंने कहा कि प्रूव है, लेकिन वो बड़ी एंटी प्रूव है, वो हम किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आपने कोई पूछ ले तो आपने सिर्फ ये बताना है कि अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से एमिट होता है तो एज ए पार्टिकल हम किसी सूरत उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी 9 to 10 MeV है। वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो पोटेंशियल फील्ड है, उस पोटेंशियल फील्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पार्टिकल की एनर्जी से 4 टाइम ऑलमोस्ट ग्रेटर है। तो हाउ इट इज पॉसिबल a particle having kinetic energy 9 to 10 MeV can escape out from the nucleus with a potential energy 4 times greater than energy of the particle। तो गामस ने ये कहा कि when we treated alpha particle as a wave, then it is possible for a wave that they should transmit out from the nucleus through tunnel process or tunneling effect। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह वेव मैकेनिकली जो है दिस इज फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स, या फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और डिके ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसीलिए